हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियमवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे वीडियो भी लेंदी नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम ये समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। Digestive system is used for breaking down food into nutrients which then pass into the circulatory system and are taken to where they are needed। इसका मतलब ये है डाइजेस्टिव सिस्टम होता पूरा एक प्रोसेस है, मतलब कि पूरा एक ऐसे ऐसे इसमें ऑर्गन इंक्लूड है जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसको जब वो स्टमक में आता है तो उसमें से जितने भी प्रोटीन है, वाइटामिन्स है, ये सब ब्लड में अब्जॉर्ब होता है उसके द्वारा। उसके बाद फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, फिर हमारे पूरे होल बॉडी को मिलता है। तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड, मतलब कि इसमें ये होता है कि जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है और जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के द्वारा अब्जॉर्व कर लिए जाते हैं और फिर वो हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेनली हमने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। अब हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब ये है कि जो फूड है उसका पूरा ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में और उसमें से जो मेनली न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन, वाइटामिन्स, फैट, मिनरल्स, उन सबको निकाल लिया जाता है। मतलब उन सबको अलग सेपरेट करके ब्लड अपना एब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्व मॉलिक्यूल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं फिर वो ब्लड द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। द बॉडी ऑफ इनडाइजेस्टिबल रिमेन, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी के द्वारा बनता है वो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, लाइक यूरिन के थ्रू और फीकल के थ्रू वो बाहर हमारी बॉडी से हो जाता है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस हैं। उसके बाद आते हैं, देयर आर 4 स्टेजेस टू फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और लास्ट है एलिमिनेशन। इसको ही एक्सक्रीशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेनली इंट्रोडक्शन कहीं नहीं पूछा जाता है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और उसके फंक्शन क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे बोल दिया जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स क्या हैं, उसके बाद उसके ऑर्गन्स क्या है। तो यहाँ से आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो आप दोबारा देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो पहला स्टेप है इंजेशन। इसमें टेकन इन फूड, मतलब कि जो फूड होता है, जो खाना होता है, जब हम खाना को खाते हैं तो वो उसी को कहते हैं इंजेशन। इसमें मतलब कि हम सबसे पहले खाने को खाते हैं, मतलब अपने मुंह में रखते हैं। फिर है डाइजेशन। डाइजेशन में ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। जब हम खाने को खा लेते हैं तो हमारे जीभ के द्वारा और जो दांत है उनके द्वारा फूड का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। मतलब कि उनको दांत का काम क्या होता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, लिपिड टू फैटी एसिड, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इन सिंपल शुगर। इसका मतलब ये है कि जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में मतलब चेंज हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट इन सिंपल शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बाद वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है और फिर शुगर फिर ग्लूकोज को फॉर्म करता है। उसके बाद ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो पहला इंजेशन में हमने खाने को खाया। डाइजेशन में पूरा प्रोसेस हुआ, मतलब उसका ब्रेक डाउन हुआ, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, ये सब है। एब्जॉर्प्शन में है टेकन इन न्यूट्रिएंट्स बाय सेल। एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि जब जो ब्लड है वो सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स को जब लेकर के जाता है, मतलब पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, तो जो सेल्स होते हैं वो उसमें से जो प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स है, जो वाइटामिन्स हैं, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट एलिमिनेशन, रिमूविंग लेफ्ट ओवर वेस्ट। उसका मतलब ये है कि जो बाद में लास्ट मटेरियल बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, उसको मतलब कि शरीर के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो मेनली इसके 4 स्टेप हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। इंजेशन में हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं। डाइजेशन में उसका ब्रेक डाउन होता है और ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्प्शन में सेल उस ब्लड से सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। एलिमिनेशन में हमारे शरीर के द्वारा उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो मेनली ये 4 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल
एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इन कॉल डाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है जब हम खाते हैं तो देखिए दाल चावल रोटी सब्जी इसको हम खाते हैं डायरेक्टली, तो जो दाल जो रोटी सब्जी उसमें से उसको ब्रेक डाउन कर करके उसमें से जो दाल में जैसे प्रोटीन होता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उनको निकालना मतलब कि उनको ब्रेक डाउन करके उसमें से एब्जॉर्व करना, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करके उसको एब्जॉर्व करने योग्य बनाना। ठीक है, जो हमारा जो सारे सिस्टम जो हमारे सारे ऑर्गन होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसके बाद सेल्स तक पहुंचा देना, उसके बाद जो एनर्जी उसमें से निकलती है उससे हम काम करते हैं। तो मतलब ये पूरा एक जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव बोलते हैं। और उसके बाद जिसमें जो ऑर्गन आते हैं, जितने भी सारे ऑर्गन इस काम में इंक्लूड होते हैं, उन सबको एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस along muscular tube with many section and area। इसका मतलब ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक जाती है, इसी के अंदर जो हमारा सारा प्रोसेसिंग है डाइजेशन को वो चलता रहता है, तो उसी कैनाल को कहा गया है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, मतलब उसी पाथवे को कहा गया है एलिमेंट्री कैनाल। अब हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो मेनली जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ के बाद हमारा ईसोफेगस, मतलब मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो माउथ के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आती है। फिर इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पार्ट है डिडनम जिजनम इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है सीकम कोलोन और रेक्टम। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि याद करने में आसानी होगी। मतलब जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, कोई जैसे पूछ ले तो आपको तुरंत स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव इज यूनिवर्सल फिनोमिना। इसका मतलब ये है कि जो डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन होता है, ये यूनिवर्सल फिनोमिना, मतलब कि यूनिवर्सल के द्वारा एक्सेप्ट है, मतलब एक्सेप्ट किया गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर डाइजेशन होता है मेरे अंदर नहीं होता है, या किसी आपके अंदर होता है आपके फ्रेंड के अंदर नहीं होता है, सबके अंदर डाइजेशन होता है। अगर ह्यूमन बीइंग है, एनिमल भी है, सबके अंदर डाइजेशन कंपलसरी है, तभी तो इंसान जिंदा रहेगा। तो वही कहा गया डाइजेस्टिव इज यूनिवर्सल फिनोमिना। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है नॉलेज के लिए। नेक्स्ट अब हम समझते हैं डाइजेस्टिव पार्ट और एसेसरी पार्ट कौन कौन से होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव पार्ट उनको कहते हैं जो डाइजेशन में डायरेक्टली भाग लेते हैं। जैसे हमारा माउथ हो गया, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में डायरेक्ट पार्ट लेते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले हम खाने को मुंह में रखते हैं तो हमारा माउथ हो गया, उसके बाद गले में गया तो वहाँ पे हमारा फेरिंग्स हो गया, उसके बाद जब ईसोफेगस में जाता है फिर स्टमक में जाता है। ये लोग डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं डाइजेशन में। और ऐसे भी कुछ ऑर्गन हैं जो इनडायरेक्टली वे में डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारा हो गया टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। ये लोग ये ऐसे हैं जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वे में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इनको एसेसरी ऑर्गन कहा गया और डाइजेस्टिव ऑर्गन, मतलब डाइजेस्टिव पार्ट, एसेसरी पार्ट। इन सभी को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में हम समझेंगे, कुछ भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि माउथ भी पढ़ेंगे, टीथ, दोनों सब कुछ अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। ओके, और माउथ को ही ओरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो माउथ इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। इसका मतलब ये जो माउथ होता है वो अपर एंड लोअर लिप्स से घिरा हुआ होता है। माउथ ओपन्स इनटू बकोफेरेंजियल कैविटी। जो हमारा माउथ है वो अंदर साइड से बकोफेरेंजियल कैविटी में ओपन होता है। फ्रेंड्स, जब मैं अभी फेरिंग्स आपको समझाऊंगी तो अच्छे से समझा दूंगी कि बकोफेरेंजियल कैविटी कहाँ से फेरिंग से लिंक होती है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा माउथ है वो इनर साइड से बकोफेरेंजियल कैविटी में ओपन होता है। स्पेस बिटवीन द गम्स एंड द चीक्स कॉल्ड बकल वेस्टिब्यूल। इसका मतलब ये जो हमारे गम्स होते हैं और जो हमारे चीक्स, मतलब जो हमारे गाल होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं बकल वेस्टिब्यूल। ओके, हेयर फूड इज स्टोर्ड टेम्परेरी। इसका मतलब ये कि यहाँ पर फूड टेम्परेरी वे में स्टोर होता है। जैसे सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो अपने मुंह में ही रखते हैं, फिर वहाँ से दांत और जीभ के द्वारा ही हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे हम टेम्परेरी रूप में खाने को रखते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये स्टोर करता है टेम्परेरी रूप से। ठीक है, तो अब हम एक बार समझते हैं फिगर में कि माउथ क्या होता है। तो ये हमारा अपर। फ्रेंड्स, मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप बस डायग्राम समझ लीजिए।
ठीक है, बाकी मेरी आर्ट पे मत जाइएगा। तो पहला है लिप्स, ये हमारा अपर लिप्स हो गया, ये हमारा लोअर लिप्स हो गया, ये हमारे टीथ हैं, ये यहाँ पे हमारा युवला होता है। अभी मैं युवला का भी फंक्शन बताऊंगी कि युवला क्या करता है या युवला किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी टंग होती है, मतलब इस पूरे को हम माउथ कहते हैं, ठीक है। माउथ के अंदर हमारे लिप्स आते हैं, टीथ आते हैं, टंग्स आते हैं, टॉन्सिल्स आते हैं। इन सबको अभी हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम और समझते हैं ओरल कैविटी किसको कहते हैं। इनर एंड सेंट्रल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर जॉ। जो हमारे जॉ होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में जो स्पेस होता है उसको ओरल कैविटी कहते हैं। अपर जॉ इज फिक्स्ड एंड लोअर जॉ इज मोटाइल। इसका मतलब ये है, अपर जॉ मतलब जो हमारा ऊपर साइड का जॉ होता है वो फिक्स होता है, जैसे जो हमारा नाक से जो कनेक्ट होता है अपर जॉ वो फिक्स होता है, लेकिन जो नीचे वाला जॉ होता है वही तो मूव करता है, उसी के द्वारा हम खाते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमारा जो नीचे वाला जॉ है वो मूवेबल होता है और जो अपर जॉ होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। रूफ ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। जो रूफ होती है मतलब जो छत होती है हमारे बकल कैविटी को, उसको पैलेट कहते हैं। और जो हमारा अपर जॉ होता है उसको मैक्सिला बोलते हैं, लोअर जॉ को मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। ऊपर अपर जॉ में मैक्सिला ये बोन है, अपर जॉ की बोन को मैक्सिला कहते हैं, लोअर जॉ की बोन को मैंडिबल कहते हैं, ठीक है। पैलेट इज डिफ्रेंशिएट इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारे पैलेट्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं हार्ड पैलेट के बारे में। मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। इसका मतलब ये जो ऊपर साइड वाला पैलेट है वो हमारा हार्ड पैलेट होता है, ठीक है। और वो मैक्सिला, जैसे मैंने पहले बताया, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से मिलकर के बना होता है। और इसका सरफेस जो होता है वो वेंट्रल सरफेस होता है। सम प्रोजेक्शन और ट्रांसवर्स रिज आर प्रेजेंट कॉल्ड पैलेटाइन रूगे। इसका मतलब ये, जब कभी भी आपने आ करके देखा होगा, आप मिरर में देखिएगा तो ऊपर कुछ प्रोजेक्शन होता है, मतलब कि उस पर जैसे दरारे टाइप के, मतलब ऐसा कुछ दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल क्लियर या बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल सरफेस क्लियर नहीं होता, उसमें कुछ ऊपर नीचे स्ट्रक्चर बना होता है, उसको कहते हैं रूगे। और ऊपर साइड में बना है और ऊपर हमारी कौन सी बोन होती है, पैलेटाइन बोन होती है, मैक्सिला बोन होती है, इस वजह से उसको पैलेटाइन रूगे कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ऊपर साइड को हार्ड पैलेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सॉफ्ट पैलेट। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट, जो हमारा पीछे साइड का पोस्टीरियर पार्ट होता है, मतलब ऊपर से ही जो हमारा माउथ होता है, ऊपर का ही जो मतलब थोड़ा सा जो लोअर एंड होता है वो हमारा हार्ड होता है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रेट पीछे बिल्कुल होता है ना, वो सॉफ्ट होता है, ऊपर साइड का हार्ड होता है। तो मतलब इसमें कहा गया है ऊपर साइड का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपर पोस्टीरियर, ठीक है। अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट हार्ड होता है। हैंग्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड एज युवला। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप आ करते तो बीच में ऐसा लगता है कि मसल्स का एक टुकड़ा है वो लटका हुआ है, ठीक है। कभी अभी आप देखना, मतलब मुंह खोल करके देखना, यहाँ पे बीच में एक लटका हुआ होता है, एक मांस का मतलब फ्लेश का टुकड़ा, वो जैसे लटका रहता है, उसको युवला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट पैलेट इज सिचुएटेड इन द फेरिंग्स। जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है वो पीछे साइड में सिचुएटेड होता है और वो फेरिंग से कंटिन्यूएशन होता है, मतलब वो फेरिंग से अटैच्ड होता है, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया। मतलब युवला का ऐसे दिखाई देता है, जैसे आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं युवला, ठीक है। तो 2 पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, और बीच में हमारा युवला प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको इतना अंदर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे माउथ में हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये जो थ्योरी है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फिगर को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स ग्रीन कलर का नहीं होता है, मैंने ऐसे ही हाईलाइट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो फेरिंग्स है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो हमारा नोज से कनेक्टेड होता है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। यहाँ पे हमारा माउथ है, जो माउथ से या ओरल कैविटी, अभी हमने इसको कहा था, जो ये ओरल कैविटी से कनेक्टेड होता है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और यहाँ पे हमारा लैरिंग्स सिचुएटेड होता है, तो जो लैरिंग्स से कनेक्टेड होता है उसको लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से याद कीजिए, जो नोज से कनेक्टेड है उसको नेजोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है उसको ओरोफेरिंग्स, जो लैरिंग से कनेक्टेड है उसको लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके और बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी नेजल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारे नोज, स्टिल नोज, ये सब प्रेजेंट होते हैं, उसको नेजल कैविटी कहते हैं। ये हमारी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी हमारी टंग आती है। और यहाँ पे बीच में जो अभी हमने पढ़ा ऊपर साइड में हमारा हार्ड पैलेट होता है, ठीक है। और इधर साइड में जैसे अभी मैंने कहा था ये यहाँ तक हार्ड पैलेट है, उसके बाद ये हमारा सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, ये हमारा नेजोफेरिंग्स है, ओरल कैविटी से अटैच है, ओरोफेरिंग्स है, यहाँ पे लैरिंजोफेरिंग्स है।
ये हमारा यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस ये होता है कि ये जो हमारा खाना होता है उसको ट्रकिया में जाने से रोकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। ये हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स को ही वोकल बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है उसको लैरिंग्स कहते हैं। उसके बाद ये ट्रकिया होती है और यहाँ से कंटिन्यूएशन फॉर्म में ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस पीछे साइड में होता है और ट्रकिया आगे साइड में होती है, ठीक है। तो ये हमने अभी फिगर से समझ लिया कि फेरिंग्स क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक फेरिंग्स होता है, ठीक है। अभी हमने फिगर में देख लिया कि फेरिंग्स क्या होता है। अब हम थ्योरी में देखते हैं। ओरल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स। जो हमारी ओरल कैविटी है वो फेरिंग्स से कनेक्टेड होती है, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन पैसेज ऑफ फॉर फूड एंड एयर। इसका मतलब ये जो हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स से ही हमारा फूड भी आता है और हमारी एयर भी आती है, इसीलिए इसको कॉमन पाथवे कहा जाता है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। ये मैंने अभी आपको बता दिया, फिगर में भी दिखा के समझा दिया कि जो नोज से कनेक्टेड होता है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द नेजल चैम्बर, ठीक है। जो हमारे नाक से कनेक्टेड होता है, नोजिस्ट्रिल से कंटिन्यूएशन फॉर्म में होता है, उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। जो हमारी ओरल कैविटी से कनेक्टेड होता है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, विच इज रिलेटेड टू द ओरल कैविटी, वही आगे बोला गया है। फिर वन पेयर ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टेकियन ट्यूब। ये हमारी जो स्टेकियन ट्यूब होते हैं ये हमारी ईयर की ओपनिंग होती है फ्रेंड्स, जो क्योंकि यहीं पे हमारे जो कान है, कान की भी ओपनिंग अंदर आकर के मिलती है, तो इसीलिए कहा गया है कि फेरिंग्स में हमारी वन पेयर ऑफ ओपनिंग, ईयर की भी ओपनिंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे जैसे कभी आपने महसूस भी किया होगा, अगर कान में कोई आप ड्रॉप डालते हैं तो कभी कभी आपको गले में फील होता है या उसका टेस्ट जैसा कुछ आता है, क्योंकि तीनों की, आँख की, कान की और मुँह की जो ओपनिंग है वो एक ही जगह होती है, फेरिंग्स में ही ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये हमने फेरिंग्स में पढ़ा। फेरिंग्स में मेनली इतना ही पढ़ने को था, आप एक बार फिगर देख लीजिए और समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने को है नहीं। अब हम पढ़ते हैं टॉन्सिल्स। लिम्फॉइड टिश्यूज नियर फेरिंग्स इज कॉल्ड टॉन्सिल्स। फ्रेंड टॉन्सिल्स के पास ही, मतलब कि सॉरी, फेरिंग्स के पास ही हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। तो मेनली 4 टाइप्स के टॉन्सिल्स होते हैं, नेजोफेरिंजियल, पैलेटाइन, लिंगुअल टॉन्सिल्स एंड ट्यूबल टॉन्सिल्स। अब आप पूछेंगे 4 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। बस आप इनका नाम याद कर लीजिएगा, और इतना डिटेल में आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, लेकिन एग्जाम में टॉन्सिल्स इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप इसको समझिए, आपका माउथ है, ठीक है। जो माउथ में जो ऊपर साइड में मतलब कि होता है, जो टॉन्सिल्स होता है वो फेरिंजियल टॉन्सिल्स है, क्योंकि इधर साइड में हमारा, मतलब इधर साइड से हमारा फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा फेरिंजियल टॉन्सिल्स होता है। इसके इस साइड और इस साइड में हमारे ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं, मतलब कि इधर साइड में हमारे कान के नियर बाई ही, आप इमेजिन करिए कि कान के नियर बाई ही जो प्रेजेंट होते हैं उनको ट्यूबल टॉन्सिल्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे ही पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर जस्ट इसके नीचे, मतलब बिल्कुल नीचे, लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली ये एक सर्कल फॉर्म करते हुए टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। 4 टॉन्सिल्स होते हैं, फेरिंजियल, ट्यूबल, पैलेटाइन और लिंगुअल, लेकिन बिल्कुल एक सर्कल बनाते हुए टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। और टॉन्सिल्स का काम होता है, जैसे कुछ भी चीज़ हम खाते हैं तो उसमें सपोजेड कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, कोई पैथोजन आ गया, मतलब कोई भी इन्फेक्शन आ गया, तो टॉन्सिल्स में WBCs प्रेजेंट होते हैं जो उसको किल कर देते हैं, मतलब कि उस इन्फेक्शन को आपके पेट तक नहीं जाने देते, वहीं पे उसको किल कर देते, वहीं पे उसको मार डालते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके पेट तक कोई भी इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है। तो यही होता है, इन्हीं को टॉन्सिल्स का काम यही होता है, और ये हमारे पेट में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो फेरिंजियल टॉन्सिल्स है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो फेरिंजियल टॉन्सिल्स है, अपर मिड लाइन इन नेजोफेरिंग्स। ये मैंने याद करने के लिए लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में। फेरिंजियल टॉन्सिल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर मिड लाइन इन नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के मिड में ये फेरिंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है। जो ट्यूबल टॉन्सिल्स है, अराउंड ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कान के पास प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब कि जो भी मैंने पढ़ा था फेरिंग्स में कि कान की ओपनिंग होती है, जो ईयर की ओपनिंग होती है, ये वहाँ पर ऑडिटरी ट्यूब के पास ये प्रेजेंट होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स, ठीक है। जो फिर नेक्स्ट है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। पैलेटाइन टॉन्सिल्स आइदर साइड ऑफ ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के इधर साइड और इधर साइड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 2 हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होंगे, तो आइदर साइड ऑफ ओरोफेरिंग्स। सपोज कि ओरोफेरिंग्स से एक साइड इधर, एक साइड इधर पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होंगे। फिर नेक्स्ट है लिंगुअल टॉन्सिल्स, अंडर म्यूकोसा पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग, मतलब कि टंग के नीचे साइड में, ये पोस्टीरियर साइड में ये हमारे लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसको एक बार पूरा फिगर देख लीजिए। फिगर से मैंने समझाने का कोशिश किया है कि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा पूरा माउथ है,
ठीक है। इसके ऊपर साइड में फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स, उसके बाद नीचे साइड में पैलेटाइन टॉन्सिल्स और नीचे है लिंगुअल टॉन्सिल्स। नेक्स्ट है इन्फेक्शन इन टॉन्सिल्स। अगर हम जैसे मतलब कि उसके अंदर इन टॉन्सिल्स के अंदर जो WBCs होते हैं वो इन्फेक्शन को किल करते हैं, लेकिन अगर आप डेली गंदी गंदी चीज़ें खाएंगे, मतलब इन्फेक्शस चीज़ें खाएंगे, तो उसके अंदर भी एक कैपेसिटी होती है, तो उनके अंदर भी अगर टॉन्सिल्स के अंदर भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो जब उसके अंदर इन्फेक्शन होता है उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, उस बीमारी को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है इन्फ्लामेशन इन टॉन्सिल्स, मतलब टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है। तो आपने सुना होगा कोई कहता है कि मुझे टॉन्सिल हो गया है। टॉन्सिल तो बचपन से प्रेजेंट होता है, जब हमारा जन्म होता है तभी से हमारे मतलब कि यहाँ पे मुंह में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो टॉन्सिल्स होते हैं वो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको कहते हैं कि हमको टॉन्सिल की बीमारी हो गई, उसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। आई होप मतलब कि ये तो एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है, ये मतलब कि मालूम होनी चाहिए। बाकी आपको अच्छे से टॉन्सिल समझ में आ गया होगा, और अगर कोई अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में। अभी हमने बकल कैविटी में मतलब कि ओरल कैविटी में हमने टॉन्सिल्स पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, अब हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ह्यूमन बैकल कैविटी। इसका मतलब ये जो हमारी बकल कैविटी उसके कैरेक्टर है टीथ, मतलब टीथ इंसान के अंदर दांत तो होंगे ही क्योंकि वो उसके मुंह का कैरेक्टर है, तो मतलब वही बोला गया टीथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बकल कैविटी। ठीक है। नेक्स्ट है अपर एंड लोअर जॉ नोन एज मैग्जिला एंड मैंडिबल। जो हमारी अपर जॉ होती है उसको मैग्जिला बोलते हैं, और जो हमारी लोअर जॉ होती है उसको मैंडिबल बोलते हैं। वेयर द टीथ्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, ऊपर साइड को मैग्जिला और लोअर साइड को मतलब नीचे वाली साइड को मैंडिबल बोलते हैं। ये अभी फ्रेंड्स हमने बकल कैविटी में पढ़ा था कि जो हमारी मैग्जिला होती है ये मूवमेंट नहीं करती है, और जो मैंडिबल होती है ये मूवमेंट करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, मूवेबल बोन करके क्वेश्चन भी आता है, वहाँ पे आपको मैंडिबल लिखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है टूथ इज एम्बेडेड इनटू द जॉ बोन थ्रू अ इमूवेबल जॉइंट कॉल्ड गोम्फोसिस। इसका मतलब ये जो हमारे दांत होते हैं वो एक बोन से अटैच्ड होते हैं, जैसे आपके मसूड़े के अंदर भी एक बोन होती है, उस बोन से अटैच्ड होते हैं, जो इमूवेबल जॉइंट के द्वारा अटैच्ड होते हैं उसको गोम्फोसिस बोलते हैं। ये जरूर से ध्यान रखिएगा। टूथ इज एम्बेडेड इनटू द जॉ बोन, जो हमारी जॉ बोन होती है उससे इमूवेबल जॉइंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं और उसको उस जॉइंट को गोम्फोसिस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इसको अभी मैं डायग्राम में समझाऊंगी, उसके बाद हम इसको एक एक करके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में मेनली देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ टीथ, क्राउन, नेक एंड रूट। जो हमारा टीथ होता है वो मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो ऊपर का पोर्शन है जो हमको दिखता है उसको क्राउन कहते हैं, और जहाँ से मतलब वो मतलब अंदर साइड में होता है, बोन से कनेक्टेड होता है, उस पार्ट को नेक कहते हैं, और जो इनर साइड में होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है उसको रूट बोलते हैं। ठीक है। अब आप एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी, आप अच्छे से समझिएगा। जो हमारा जो टीथ होता है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, उस कवरिंग को इनेमल बोलते हैं, मतलब कि वो कवरिंग धीरे धीरे बचपन से ही होती है। ठीक है, जो हमारे दांत है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, ये हमेशा कवरिंग, जैसे किसी भी चीज़ में आप कवर चढ़ाते हैं, सपोज दैट एक कुछ भी चीज़ है, एक पेन है ले लीजिए। ठीक है, ये पेन है, तो पेन में जब आप कवर चढ़ाएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर कवर चढ़ाएंगे, तो उसी तरह जो हमारा इनेमल होता है ये अपर साइड से लोअर साइड में, मतलब अपर टू लोअर प्रेजेंट होता है। तो ये केवल यहाँ तक, जहाँ तक दांत दिखाई देता है, केवल वहीं तक हमारा इनेमल प्रेजेंट होता है। तो इनेमल को हम कवरिंग भी बोल सकते हैं, एक लेयर होती है। ठीक है, कवरिंग ना बोल करके आप लेयर बोल सकते हैं। इनेमल हमारी दांत के ऊपर प्रेजेंट होती है। जो उसके बाद फिर आता है डेंटाइन, और इनेमल जो होता है वो सबसे हार्ड होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ये जो इनेमल होता है ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, सबसे हार्ड। इवन जैसे जितना लोहा हार्ड होता है ना, लोहे के इतना ही हमारा जो इनेमल है ये भी सबसे हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे होता है डेंटाइन, हमारे डेंटाइन प्रेजेंट होते हैं। डेंटाइन के अंदर हमारी पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारी सीमेंट, एक सीमेंट लेयर होती है। ये जो हमारी पेरीडोंटल लिगामेंट है, पेरीडोंटल लिगामेंट और डेंटाइन के बीच में एक लेयर होती है, उस लेयर को सीमेंट कहते हैं। ये सीमेंट इसको पकड़ करके रखती है, मतलब इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और ये अंदर हमारी एक रूट कैनाल होती है। रूट कैनाल के थ्रू ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये यहाँ से सप्लाई होते हैं, जैसे नर्व सप्लाई होती है जो हमें महसूस होती है, दांतों को ठंडा लगता है, गर्म लगता है, ये नर्व्स के थ्रू ही लगता है, सेंसेशन होता है। तो ये जो हमारी रूट कैनाल है यहाँ से ये सब जाती है और यहाँ से हमको फील
होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये जो हमारी बोन होती है, ब्रांचेस ऑफ एल्वियोलर वेसल्स एंड नर्व्स, यहाँ से हमारी वेसल्स एंड नर्व्स जाती हैं। उसके बाद ये जो बोन है, जिस बोन में ये प्रेजेंट होता है उस बोन को कहते हैं बोन ऑफ एल्वियोलस, ठीक है, बोन ऑफ एल्वियोलस, ये हमारी बोन का नाम है। और यहाँ पे एक होल होता है, होल को मतलब कि होल को मेडिकल टर्म में फोरामेन कहते हैं, कहीं पे आप ऐसे डायरेक्टली होल नहीं बोल सकते, उसको फोरामेन कहते हैं। तो एपिकल फोरामेन होता है, ये बचपन में ओपन रहता है, ठीक है। एपिकल फोरामेन के थ्रू जो हमारी नर्व्स हैं, ये नर्व्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे दांत को पहुँचते हैं और इनकी ग्रोथ होती है। जैसे बचपन में जब आप छोटा बच्चा होता है उसके दांत भी छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे उसके दांत बड़े हो जाते हैं। अब ये एपिकल फोरामेन्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया और सारा सब कुछ दांतों को पहुंचता है, जिससे दांतों में ग्रोथ होती है। अब आप सोचिए अगर ये हमेशा खुला रहेगा तो दांत तो इतने बड़े हो जाएंगे कि इंसान से बड़े तो उसके दांत हो जाएंगे। तो कुछ समय के बाद ये फोरामेन बंद हो जाते अपने आप ही, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे दांतों की ग्रोथ कब बंद हो जाती है। लेकिन नर्व है, नर्व तो हर जगह जाती है, तो नर्व सप्लाई होती रहती है, तभी हमको सेंसेशन फील होता है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं फिर वो नहीं मिलते हैं दांत को, इसीलिए उनकी जो ग्रोथ है वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो इस जो फोरामेन होता है, जो यहाँ पे होल प्रेजेंट होता है, उसको एपिकल फोरामेन बोलते हैं। अब हम एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनेमल, इनेमल कवर द क्राउन पार्ट ऑफ टूथ, जो हमारा इनेमल होता है वो जो टूथ का क्राउन पार्ट होता है उसको कवर करता है। हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, जैसे मैंने पहले ही बताया जो इनेमल है ये हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी। अगर मतलब इतना ये हार्ड है, अगर आप लोहे को इसे इनेमल से रगड़ेंगे ना तो इससे आग भी निकल सकती है, क्योंकि लोहे में भी आयरन होता है और इसमें भी वो कैल्शियम वगैरह फॉस्फेट वगैरह पाया जाता है, ठीक है। तो इतना हार्ड आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर सिक्रेटेड बाई एमेलोब्लास्ट सेल, जो हमारा इनेमल है वो एमेलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इनेमल इज ऑलवेज अपर टू लोअर डायरेक्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, एक सेकंड में डायग्राम में फिर से बता देती हूँ कि जो ग्रोथ है इनेमल की ग्रोथ है वो अपर डायरेक्शन से लोअर डायरेक्शन में होती है। वही आगे लिखा हुआ है कि ऐसे ऊपर से नीचे की ओर इनेमल की ग्रोथ होती है और यहाँ तक जाके स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इतना ये जो क्राउन पार्ट है वो हमको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इनेमल इज ऑलवेज अपर टू लोअर डायरेक्शन, नो फाइबर प्रेजेंट इनटू इट। इसका मतलब ये है कि कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता इनेमल में, कोई भी फाइबर का आप ये याद कर लीजिए, शरीर में किसी भी पार्ट में अगर फाइबर प्रेजेंट है मतलब कि वो जो है वो फ्लेक्सिबल है या उसमें जरा से भी इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। लेकिन इनेमल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हार्ड टू हार्ड पार्ट है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसका कंपोजिशन क्या है, इनेमल में क्या क्या कंपोजिशन है। 97% कैल्शियम फॉस्फेट होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं 97% कैल्शियम फॉस्फेट होता है एंड 3% कैल्शियम फ्लोराइड होता है, इसीलिए इतना हार्ड होता है। उसके बाद आता है डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इनेमल के बाद डेंटाइन होता है जो सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ग्रोथ इज लोअर टू अपर डायरेक्शन, जो डेंटाइन की ग्रोथ होती है वो लोअर से अपर होती है, क्योंकि जो दांत होता है जब दांत उगता है तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जो इनेमल है वो एक कवर है तो वो ऊपर से नीचे आएगा। तो ये ध्यान रखिए ग्रोथ इज लोअर टू अपर डायरेक्शन, मतलब कि लोअर टू अपर डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ होती है। डेंटाइन सराउंड्स अ कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी, जो हमारा डेंटाइन होता है उसके चारों ओर पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओडोनटोब्लास्ट सेल्स आर डेंटाइन सिक्रेटिंग सेल, जो ओडोनटोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो डेंटाइन को सिक्रेट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था जो इनेमल को सिक्रेट करने वाले सेल्स हैं वो एमेलोब्लास्ट है, और जो डेंटाइन को सिक्रेट करते हैं वो ओडोनटोब्लास्ट है, ठीक है। उसके बाद बिटवीन द रूट एंड द बोन्स ऑफ द टीथ अ पेरिडोंटल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। बिटवीन द रूट एंड द बोन्स ऑफ टीथ, जो हमारा जो रूट होती है टीथ की और जो बोन होती है उसके बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन ही एक सिक्रीशन करती है जिससे हमारा सीमेंट बनता है। आगे लिखा हुआ है दिस मेम्ब्रेन सिक्रीट सेकेंड्स हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये जो हमारी ये पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन है ये सिक्रीट करती है एक सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस सिक्रीट करती है ऑफ द बॉडी कॉल्ड सीमेंटम।
सीमेंटम बोला जाता है, लेकिन उसको हम लोग लिखते सीमेंट है। जो हमारी सीमेंटम सिक्रीट होता है, ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन के द्वारा सीमेंटम सिक्रीट होता है, जो कवर करता है अराउंड डेंटाइन, डेंटाइन के चारों तरफ कवर करके इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, विच गिव्स स्ट्रेंथ टू ज्वाइंट एंड टूथ एंड जॉ बोन। जो हमारे दांत को और उसके रूट को और जॉ बोन को, मतलब ये कस के पकड़े, जैसे जॉ होता है, जॉ बोन से हमारा जो दांत है बिल्कुल कस के पकड़े रहता है। आप उसको हिलाने की भी कोशिश करेंगे तो वो इतनी ईजिली नहीं हिलता है, मतलब अगर तोड़ने के इरादे से आप उसको हिलाएंगे तो फिर वो तो टूट ही जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली उसको हिलाएंगे तो वो नहीं टूटता, क्योंकि वो उसमें सीमेंटम प्रेजेंट होता है। सीमेंटम उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। इसमें 64% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब कि जैसे उसमें कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, तो इसमें 64% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं एंड रिमेनिंग इज ऑर्गेनिक मैटर। और जितना रिमेनिंग है उसमें जैसे फाइबर्स हो गया, मतलब ये फाइब्रस हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे इसे फाइब्रस प्रेजेंट है तो मतलब कि ये डेंटाइन है ना, इनेमल सबसे हार्ड था इसलिए उसमें फाइब्रस नहीं था, लेकिन डेंटाइन है सेकेंड हार्डेस्ट है इसीलिए उसमें फाइब्रस प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये सब इसका कंपोजिशन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार्स एंड मोलार्स। ये तो हमको मतलब आपको पता ही होगा कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार्स, मोलार्स। फ्रेंड्स, ये इनके डायग्राम है। जो हमारा इंसीजर होता है उसका शेप ऐसा होता है, ये बिल्कुल फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है। जो कैनाइन होता है ये इंसीजर के अगल बगल में होता है, तो कैनाइन का शेप ऐसा होता है। फिर उसके बाद आते हैं प्री मोलार। प्री मोलार का शेप ऐसा होता है, ये इधर से मतलब लास्ट से थोड़ा सा पहले प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्ट में हमारे मोलार्स प्रेजेंट होते हैं। मोलार्स मेनली चबाने का काम करते हैं, च्यूइंग करने का काम करते हैं। तो ये हमारी मेनली ये मोलार हो गया, ये प्री मोलार हो गया, ये कैनाइन हो गया, उसके बाद ये इंसीजन हो गया। इनका ये डायग्राम है, इस टाइप्स के हमारे दांत प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन हैज़ 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर होल लाइफ। एक ह्यूमन के लाइफ में 2 बार दांत उगते हैं। पहला जो होते हैं उसके दूध के दांत होते हैं, मतलब जो उसके बचपन में फर्स्ट टाइम उगते हैं उनको मिल्क सेट या टेम्परेरी सेट कहते हैं। दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, तो प्रीमोलर्स आर नॉट प्रेजेंट इन मिल्क सेट बिकॉज देयर इज नो टूथलेस स्पेस। जो हमारे प्रीमोलार्स होते हैं वो दूध के दांत जब हमारे उगते हैं तो उसमें प्रीमोलार्स नहीं होते हैं, क्योंकि तब हमारा जो जबड़ा होता है वो इतना छोटा सा होता है। अब इसके अंदर इंसीजर आ जाएंगे, केनाइन आ जाएंगे, मोलार आ जाएंगे, तो प्रीमोलार के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचता है। अब छोटे बच्चे का जबड़ा कितना ही बड़ा होगा, इसीलिए उसमें प्रीमोलार प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टूथलेस स्पेस नहीं होता है। उसके बाद हम अब कैलकुलेट करते हैं कि किस मिल्क सेट में कितने दांत होते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला है जो हमारा फर्स्ट टूथ जब निकलता है वो 6 महीने की उम्र में निकलता है, जो फर्स्ट इंसीजर होता है। ठीक है, जो हमारा लास्ट टूथ, मतलब ये मिल्क सेट की बात करी जा रही है, आप ये ध्यान में रखिएगा। जो फर्स्ट टूथ है मिल्क सेट का वो 6 मंथ में निकलता है फर्स्ट इंसीजर, और लास्ट टूथ जो निकलता है वो 24 मतलब 2 साल में निकलता है सेकेंड मोलार। ठीक है, अब आप ध्यान से डिटेल में समझिएगा, मगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इस डायग्राम को समझिए। ये हमारे टीथ हो गए। ठीक है, ये अपर जॉ हो गया, लोअर जॉ हो गया। जब भी हम टीथ की बात करेंगे, अपर जॉ की बात करेंगे, तो ये अपर जॉ हो गया। अपर जॉ को आप बीच में से डिवाइड कर दीजिए, जितने दांत इधर होंगे उतने ही दांत इधर होंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मोलार, प्री मोलार, इंसीजर, तो केनाइन इंसीजर, यहाँ पे इंसीजर, केनाइन, प्री मोलार, मोलार। ठीक है, ऐसे आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो पहला इसका जो फॉर्मूला होता है, डेंटल फार्मूला का मतलब होता है दांत, कितने दांतों की संख्या है उसको निकालने का फॉर्मूला। तो ये होता है जॉ अपॉन लोअर जॉ इंटू 2। अब 2 किस लिए किया गया, अपर जॉ अपॉन लोअर जॉ इंटू 2, मतलब हमने एक साइड का लिया है और इधर एक साइड का लिया है, इसको दोगुना कर दिया है, तब हमारे पूरा एक जॉ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हाफ पार्ट लिया है, ये हाफ अपर जॉ, हाफ लोअर जॉ इंटू 2, तो हमारा पूरा एक जॉ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब हम मिल्क सेट की बात कर रहे हैं। मिल्क सेट में टूथलेस स्पेस होने की वजह से प्रीमोलार्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलार प्रेजेंट नहीं होंगे, ये हमारा मोलार हो गया इंटू 2। इंसीजर हमारे 2 होते हैं, केनाइन 1 होता है, प्रीमोलार हमारे 0 हो जाएंगे, मोलार 2 हो जाएंगे। वैसे ही लोअर जॉ में भी सेम होंगे, क्योंकि जितने दांत उगते हैं सेम उगते हैं। अगर मोलार उग रहे हैं तो मोलार भी हो
है ना, सभी मतलब कि इधर साइड में सेम ही उगेंगे, ठीक है। तो 2 2 और 1 0 फिर से 2 और इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो आप इसका सब में इंटू कीजिए, आप 2 का इंटू 2 में करेंगे 4 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो गया और फिर 2 दूनी 4 हो गया। इसी तरह सेम हो गया 4 2 0 4। अब इसको ऐड कीजिए, यहाँ पे इंटू नहीं करना, यहाँ पे ऐड करना है। 4 5 6 और 6 4 10 ऊपर हो गए, 4 2 6 4 10 10 दांत नीचे हो गए, तो टोटल कितने हो गए 20। तो हमारा जो मिल्क सेट होता है, आपने ये तो सुना होगा कि मिल्क सेट में 20 दांत आते हैं, लेकिन आज आपको ये पता चल गया कि 20 कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क सेट हैविंग 20 टीथ, ये आपको पता चल गया कि मिल्क सेट में 20 दांत कैसे आते हैं। आपको फॉर्मूला पता चल गया, कैसे आपने निकाला ये आपको पता चल गया, ठीक है। तब हम देखते हैं परमानेंट सेट हमारा कितना होता है। तो परमानेंट हमारे जो एक अडल्ट होता है उसमें 32 इन नंबर होता है, मतलब 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टूथ निकलता है वो 6 साल में निकलता है, फर्स्ट मोलार, और जो लास्ट निकलता है वो आफ्टर 25। ये चेंज भी हो सकता है, मतलब किसी को 25 साल से पहले भी आ सकता है, किसी को 25 साल के बाद, जो जैसे नहीं कहते किसी को अक्ल की डाढ़ निकल रही है, विजडम टूथ निकलता है, ठीक है। तो वो हमारा थर्ड मोलार निकल रहा होता है, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका भी सेम वैसे ही एज इट इज़ फॉर्मूला होगा। सबसे पहले इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार, मोलार। अब इंसीजर हमारे 2 होते हैं, केनाइन 1 होता है, प्रीमोलार 2 होते हैं, मोलार 3 होते हैं। अपर जॉ में सेम है, वैसे ही नीचे मतलब लोअर जॉ में होता है इंटू 2। यहाँ पे भी इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका इंटू करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, वैसे जैसे ऊपर वैसे ही नीचे। अब इनको ऐड करें, 4 4 8 2 10 6 16, वैसे ही 4 4 8 2 10 6 16, टोटल 32 दांत हो गए। तो हमारा जो एक एडल्ट होता है उसमें इंसीजर 8 होते हैं, केनाइन 4 होते हैं, प्री मोलार 8 होते हैं और मोलार 12 होते हैं, ठीक है। इंसीजर बिल्कुल हम फ्रंट में जब जैसे हम हंसते हैं तो हंसते समय जितने भी हमारे दांत दिखाई देते हैं, अगर नॉर्मली हंस रहे हैं वो 8 दिखाई देते हैं। आप उससे ज़्यादा हंसेंगे तो हमारे केनाइन भी दिखने लगेंगे। फिर प्री मोलार होते हैं जो मोलार्स के पहले होते हैं, लास्ट में हमारे मोलार्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना भी आपने देख लिया कि एक परमानेंट सेट में हमारे 32 दांत आते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये भी आपने आज देख लिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ टीथ। टीथ का क्या क्या फंक्शन है। तो इंसीजर एंड किनाइन टीथ आर द कटिंग टीथ, मतलब कोई भी चीज़ होती है तो इंसीजर फ्रंट में होते हैं तो ये काटने का काम करते हैं। यूज्ड फॉर बाइटिंग ऑफ पीस ऑफ फूड, जैसे हमने कुछ भी खाना खाया, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, सपोज रोटी हमने खाई, जो पहला कॉर होता है तो जो आगे के दांत होते हैं वही काटते हैं। तो ये मेनली जो इंसीजर और किनाइन है ये हमेशा खाने को काटने का काम करते हैं। फिर प्री मोलार एंड मोलार टीथ आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग फूड। उसके बाद जो हमारे प्री मोलार और मोलार होते हैं ये खाने को चबाने का काम करते हैं, मतलब उसको ग्राइंड करते हैं, उसको बिल्कुल चबाने का, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो मेनली ये फंक्शंस होते हैं टीथ के। तो फ्रेंड्स अभी हमने टीथ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आप इसमें से पढ़ लेंगे तो आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अच्छे से आप पढ़ लिया। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। मेनली टीथ का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा और थोड़ी बहुत इसका एनाटॉमी मतलब इसकी फिजियोलॉजी आप लिख देंगे, उसके फंक्शंस लिख देंगे, इसके टाइप्स लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस टीथ में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आज के पार्ट में हमने डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी, ओरल कैविटी में हमने टॉन्सिल्स पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा टीथ को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम टंग और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इसोफेगस को, वो हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आज से स्टार्ट हो गया, इसके 2-4 पार्ट्स में हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, या मतलब मेरी लैंग्वेज कभी कभी सबसे गलतियाँ हो जाती है, मुझसे भी कोई गलती हो गई है, कुछ मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मुझे भी अच्छा लगेगा कि वीडियो को आपने ध्यान से देखा। अगर मुझ में थोड़ी सी गलती होगी वो आपने नोटिस किया, पकड़ा, तो अच्छा लगेगा सुनने में कि आप भी ध्यान से वीडियो देखते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पूरा वीडियो डाल रखा है, उसको भी देखिए, क्योंकि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनाटॉमी के पेपर में इन 2 मेन सिस्टम से क्वेश्चंस आते ही आते, जैसे
सर्कुलेटरी सिस्टम से हार्ट आ गया, उसका आना कंपलसरी है। डाइजेस्टिव से फ्रेंड्स बकल कैविटी पूछ लेता है, टीथ पूछ लेता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सबको आगे हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।